वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी का 2021 का जेएस पेपर 3। ये पेपर 3 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। पेपर का कंपोजिशन कुछ ऐसा होगा। इसमें सेक्शन ए होगा जिसमें 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स एंड 125 वर्ड। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स एंड 200 वर्ड। ठीक है, ये कंपोजिशन होगा। ओके, चलते हैं आगे। सेक्शन ए देखेंगे पहले। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 125 वर्ड का है। ठीक है, हम क्वेश्चन करने से पहले एक बार आंसर का स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले भी हमने देखा है बट एक बार दोबारा हम देखते हैं। आंसर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन 10 to 20 वर्ड, देन कंक्लूजन भी आपका 10 to 20 वर्ड। बॉडी पार्ट आपका लगभग 80 वर्ड होगा, 80 वर्ड प्लस माइनस 10 वर्ड। कोशिश करिएगा वर्ड लिमिट कभी भी क्रॉस मत करिए। ठीक है, ये 1 मार्क्स में चेक होगा, ये 6 मार्क्स में चेक होगा, ये 1 मार्क्स में चेक होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपोजिशन होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिजिटल इंडिया लगभग हर साल डिजिटल इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, डिजिटलाइजेशन इज न्यू एज गवर्नेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the vision of the transform India into digitally empowered society and knowledge economy. Digital India is an umbrella program that covers multiple government ministries, departments. It waves together a large number of the ideas, thoughts into a single comprehensive vision so that each of them can be implemented as a part of the larger goals. It was started in 2015, Department of the Electronics and IT, DIT इसको बोलते हैं, इज ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। ठीक है, 9 पिलर्स ऑफ द डिजिटल इंडिया क्या है? ई गवर्नेंस, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। ब्रॉडबैंड हाईवेज, आईटी फॉर जॉब्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, ई क्रांति डिजिटल सर्विसेज, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम लाइक पीएम वाणी। ओके, डिजिटल कैशलेस पेमेंट, यूपीआई, ई केवाईसी, ई नेम, फास्टैग, डिजी लॉकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भारत नेट प्रोजेक्ट्स आर सम अचीवमेंट्स ऑफ द डिजिटल इंडिया। ऑन द lacuna side, still problems like poor accessibility to technology, data privacy, digital divide, poor quality, local language content in portals, dynamic cyber space problem needed to be addressed more robustly to realize the vision of the Digital India 400, thereby contributing to India's success story and fulfilling the inclusive development of $5 trillion economic dream. ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अगेन भाई, ग्लोबलाइजेशन कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा? हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है लगभग ग्लोबलाइजेशन का। ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर मान लो मुझे ये डेटा दिखाना हो, ठीक है, अभी तो क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन से। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ रैपिड economic, cultural and institutional integration among the countries. It makes the world more accessible to everyone. After 40 years of the India became as republic, it started its journey of globalization via ardent LPG reforms in 1990s. ठीक है, started manifesting whole world as a global village. ठीक है, देखो फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडिया कहता है ना, तो अगर मतलब एक मैं ऐसे डेटा बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे पाई चार्ट। ठीक है, इसमें 90% जो वर्क फोर्स है ना इंडिया की, इनफॉर्मल में है। ठीक है, और 10% जो है ये फॉर्मल वर्क में है। ठीक है, तो ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए, ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपका 0.5 मार्क्स दूसरे से एक्स्ट्रा दिला देगा। ओके, while all jobs with specific working hours, regular wages
assured workers job along with the licensed organization comes under the formal sector of the India। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर्मल सेक्टर पे क्या है? इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, देखो इम्पैक्ट तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन लेड टू सर्ज इन एम्प्लॉयमेंट विद ओपनिंग ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। ठीक है, न्यू कंपनीज वाया FDI गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू चीप लेबर, रॉ मटेरियल, मेनी एवेन्यूज। ठीक है, गवर्नमेंट रिलैक्स्ड सर्टेन कंपल्सरी नॉर्म्स टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर टू एक्सटेंड जॉब्स टू लोकल्स। सोशल सिक्योरिटी, social safety security nets were increased, like private players were asked to provide insurance and PF covers. New avenues like tourism, hospitality, food processing opened new doors of the Indian goods and services. Negative impact क्या है? Globalization brought technology, automation, thereby brought threat to job. Local artifacts traders succumbed in front of the giant global players by facing competition. With globalization, India also suffered with global shocks like 2008 crisis, COVID-19 crisis, etc. मतलब ये मतलब मेजर ग्लोबल की क्राइसिस है, जो मतलब अगर एक कंट्री में से COVID-19 चाइना से फैला, लेकिन पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को मतलब हिला के रख दिया। ठीक, इसी तरीके से सब प्राइम क्राइसिस आई थी 2008 अमेरिका में, और लेकिन इसने जो इफेक्ट अफेक्ट किया था ये होल वर्ल्ड को किया था। बट इंडिया थोड़ा सा बच गया क्योंकि इंडिया की लोकल सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी है, इसलिए प्राइवेट फर्म्स ऑफन ट्राई टू एक्सप्लॉइट लेबर्स टू गेन, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, गेन टाइफटी प्रोजेक्ट। द एडवर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ऑटोमेशन इवन मोर डेंजरस to present formal sector jobs since workers with current skill will be rendered obsolete unless they undergo skill orientation। ऑब्वियस बात है, ग्लोबलाइजेशन होगा और नई टेक्नोलॉजी आएंगी, जैसे अभी नया AI आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, जो वर्कर AI में प्रो नहीं है या फिर जो AI में फेमिलियर नहीं है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नई जॉब तो आएंगी AI के आने से। क्योंकि देखो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे कंप्यूटर आया तो कुछ टाइम पहले कहा जाता था कंप्यूटर आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। कंप्यूटर में लोग जॉब पाना शुरू कर दिए, नई सेक्टर खुल गया, IT सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से कंक्लूड करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आर कॉर्नर स्टोर स्कीम टू डील विद सच इशूज टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द यंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। Question number 3, how does strategy of the inclusive growth intended to meet the objective of the inclusiveness sustainability together? Inclusive growth strategy is more or less similar to concept of the Gandhian Antyodaya। ठीक है, that is growth of the last man in the queue। ठीक है, गांधी जी की फिलॉसफी थी जो सबसे पुअर और लास्ट में पर्सन है, आप ये देखो क्या स्कीम उसको बेनिफिट पहुंचा दिए, अगर पहुंचा दिए तो स्कीम ओके, अदरवाइज नहीं है। As per UNDP, inclusive growth refers to the process, the outcome where all groups of the people have participated in growth and have benefited equitably. It also entails comprehensive growth, shared growth, and pro-poor growth on long-term basis. एग्जाम्पल के लिए स्कीम लाइक PM जनधन खाता, मेरा खाता भाग्य विधाता प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जनधन अकाउंट। ठीक है, जनधन अकाउंट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। टू एक्सक्लूड इंडिया टू फॉर्मल बैंकिंग, नाउ मोर देन 40 करोड़ जनधन अकाउंट्स गेट फैसिलिटी ऑफ DBT स्कॉलरशिप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कॉलरशिप, एक्सचेकर पेमेंट्स, लोन जैसे स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि मतलब स्ट्रीट वेंडर के लिए आई थी। वेजेस ऑफ द MG ने देगा, किसान सम्मान निधि ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इंक्रीजेस इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। Other example is environmental impact assessment in various projects not only fulfilled the public interest but also saved the environment, which reflect object of the sustainable growth. Equity, sustainability, productivity, empowerment are four main pillars of the human development and strategy of the inclusive growth. Calls for providing equality of the opportunity, empowering people via education and skill development. Thus, inclusive growth goes through corridors of sustainable development goal
एंड इंश्योर मल्टी फेसिटेड ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब सदबोधय। ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द SDG 2030? डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट। ठीक है। देखो SDG गोल इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके UPPSC के प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट SDG कि ये गोल क्या है, ये गोल क्या है। ठीक है, मतलब गोल को मैच करने के लिए आ गया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप कंक्लूजन तो इंटरव्यू में इसका यूज कर सकते हो, जहाँ आपके पास कोई डाटा नहीं, आप SDG से स्टार्ट कर लो। 2 से 3 क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो, और लगभग सभी पेपर में कर सकते हो, क्योंकि SDG जो गोल है ना, सभी पेपर को रिलेट करते हैं। SDG आल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल adopted by the UN in 2015 as universal call to action to end poverty, protect the planet, ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. There are 17 goals covering 169 sub targets and covers almost all nooks and corners of the development in real sense. It came after closure of the Millennium Development Goal to 2015 with new vision, collective effort, inclusive action. At the heart of the SDG is a promise to leave no one behind, to reach the farthest behind first. SDG 2030 क्या है? नो पॉवर्टी, ठीक है, लिविंग नो वन बिहाइंड, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, SDG 2030 क्या है आगे? मतलब इन्होंने सारे गोल के बारे में बताया है। जैसे यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 9, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस इनइक्वालिटी 10, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ 12 में, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन 13 में, क्लाइमेट एक्शन 14 में, लाइफ बिलो वाटर 15 में, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 में, ठीक है। और इन सब का कोऑर्डिनेशन 17 में। SDG 13 कॉल्स फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, टू सेव अर्थ, नेट न्यूट्रलिटी टारगेट ऑफ द डिफरेंट नेशंस आर एसोसिएटेड विद इट। SDG 10 calls for reducing inequality in all forms, thereby ensure equity then equality. Gender parity, zero hunger, minimum standard of the living, peace, justice, essential services, accessibility is at core to SDGs target. Okay, conclude करेंगे. All developed and developing countries are proactive to achieve these goals to Indian target of SDGs are directly associated with it. Okay. Question number 5. What is the technology mission in agriculture? State its usefulness. दो चीज़ बताना है। पहले क्या है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका यूजफुलनेस बताना है। टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर एम्स एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन मेजर्स, एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबलिंग फार्मर्स इनकम, मेकिंग एग्रीकल्चर एज ए प्रॉफिटेबल वेंचर। ओके, इट विल अचीव, ठीक है, क्या अचीव करेगा? प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इन एग्रीकल्चर, हाइब्रिड सीड्स एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट, efficient agriculture and method irrigation, use of technology like mechanism, weather forecast, remote sensing, drone mapping, infrastructure like low cost storage, developing agriculture, export zones, ये सारी चीज़। few initiative under it are क्या है? National Mission on Agriculture Extension and Technology is to restructure and strengthen agricultural extension to enable delivery of the appropriate tech and improved agronomic practices to farmers, mobile services, DTH, radio broadcast to enable the farmers to get right information at the right time. Government also started areas specific technology mission on cotton, jute, oilseed, coconut pulse, measure to get overall growth. ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट इसका पूछा गया था यूजफुल, तो यूजफुल भी आपको बताना है। इसमें रिड्यूसिंग लेबोरियस वर्क,
और क्या करता है, हाइब्रिड वैरायटी सीड्स आर मोर रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे जीएम क्रॉप वगैरह आ गई ना, जैसे एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो, बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है। वैसे बीटी ब्रिंजल अभी आया नहीं, बट प्रपोज तो किया ही गया है। फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डबलिंग फार्मर इनकम, empowered farmers, water conservation with micro irrigation, providing agricultural credit facility, management of the post harvest loss. ओके, कंक्लूड करेंगे। It will provide impetus in achieving 2008 target national mission on the sustainable agriculture and providing more avenues to farmers to realize the growth and empowerment, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन अब इस टाइम पे जीएस पेपर, जो यूपी का स्पेशल पेपर है उसमें आएगा, जीएस पेपर 6 में आएगा टू बी प्रिसाइज, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कंस्ट्रेंट। देखो पहले क्या है ये वो बताना है, उसके बाद उन्होंने इस कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए क्या किया है वो बताना है, ठीक है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर core to realize the growth. Without infrastructure growth, resources utilization and growth realization gets underestimated. In our state, UP having more than 21 crore population requires modern infrastructure for sustained economic, dignified life to citizens and employability and empowerment. ठीक है। कॉन्स्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है वो बताएंगे। लैक ऑफ फंड, देखो फंड फंक्शन फंक्शनरीज ये हमेशा ट्रिपल ट्रिपल है, 3 अब, ठीक है। फंड फंक्शन और फंक्शनरीज, ये तीनों दिक्कत हमेशा रहती है, ये हमेशा लिख सकते हो। इन एडोकेसी ऑफ फंड्स रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड मेजर participation of the private sector further complicate the issue. Legal issues get eroded in acquisition of the land from public. For example, highway projects requires resettlement of the public, and this leads to litigation and protest. Role of the middlemen and mafias lead to inflation and black marketing. Although government of the state are taking appropriate action against them. Poor per capita income and destabilizing of the economy by shock of the COVID-19. Example के लिए लॉकडाउन puts halt on the infrastructural development project. Environmental clearance issue, एग्जाम्पल के लिए delayed केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. रीजनल डिस्पैरिटीज लाइक वेस्ट यूपी एंड ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी ज़्यादा डेवलप्ड, ईस्ट यूपी कम डेवलप्ड. गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नाउ टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू स्पीड अप ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. फ्यू इनिशिएटिव इंक्लूड्स, जैसे कि अब देखो इन्होंने इनिशिएटिव बाई यूपी जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए किए गए हैं वो दिखाए हैं इसमें. जैसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द हाईवे डेवलपमेंट, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे. यूपी टू हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट एंड रीजनल कनेक्टिविटी, उड़ान, ठीक है. स्कीम अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड इन्वेस्टर समिट्स. प्रोविजन ऑफ द लैंड बैंक्स, ठीक है. मतलब क्या होगा कि जो लैंड है ना उनके छोटे पार्सल मतलब बड़े बड़े पार्सल बनाए जाएंगे. उसमें अगर कोई इंडस्ट्री अपना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहती है तो वो जो वहाँ जाकर डायरेक्टली उस लैंड को ले लेगी, ठीक है, और अपना जो भी इंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंडस्ट्री वो लगा सकती है. क्रिएशन ऑफ द मतलब एक तरीके से लैंड एक्विजिशन में ईजी लाने के लिए लैंड बैंक बनाया गया है. क्रिएशन ऑफ द फंड, ठीक है. क्लोज कोऑपरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस कॉरिडोर, फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, ये सारे बन रहे हैं. यूपी मातृभूमि योजना 50-50 रेशियो टू इंक्लूड इन्वेस्टर्स, ओके. देन कंक्लूड करेंगे. रिसेंटली यूपी गॉट सेकंड रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू डेवलप सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके. क्वेश्चन नंबर 7. UP has prominent position in the production of the food crops in the country. Evaluate. तो evaluate में आपको सारे पॉइंट देखने हैं. Agriculture being backbone of the state economies, providing 60% job to the people of the UP. At present, UP is at top producer of the food grains in the country. राबी खरीफ जायद तीनों लगभग. UP is the first in production of the wheat,
शुगर कैन, पोटैटो। ये क्वेश्चन डिक्टो पूछे गए हैं जीएस पेपर 5 और स्पेशली 6 में, ठीक है। यूपी का स्पेशल जो पेपर है ना, उसका सेकंड पेपर जीएस पेपर 6, उसमें पूछे गए हैं। इट कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज टोटल ग्रेन प्रोडक्शन वाज अबाउट 18.53% इन द 1920। अब तो रिसेंट का डाटा लिखिएगा। यूपी इज सेकेंड इन मैजे, मिलेट, राइस, थर्ड इन ग्राम्स, लेंटिल्स। प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस ड्यूरिंग 17-18 वाज 85,000 tons. Sugar cane is almost important produce in the West UP region. Food processing industries are doing value additions to output of the agri sector, thereby contributing to the state economy. As per the Economic Survey 2021, the state of the UP ranks first in the total food grains production with 58.32 million टन प्रोडक्शन, 18.89 शेयर इन द कंट्री। देखो जो ऐसे डेटा है ना कि यूपी की रैंक जिसमें अच्छी है, सब ज़्यादा प्रोडक्शन वाले हैं, उनका थोड़ा वो डाटा मेंस के टाइम पर आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक और, जहाँ कहीं भी यूपी का मैप बनाने का मौका मिले बना लीजिएगा, आपके 0.5 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करके आप 20 क्वेश्चन अगर बनाते हो तो मान के चलिए, मैं मानता हूँ कि चलो आप 10 क्वेश्चन बनाते हो तो 5 नंबर तो आपके ज़्यादा हो ही जाएंगे, जो कि हाईली रैंक डिसाइडेड मार्क्स हैं। ओके, जैसे इन्होंने शुगर कैन दिखाया है इस वाले रीजन वेस्टर्न यूपी के आसपास, तराई और वेस्ट में। मिलेट बाजरा दिखाया है इस वाले रीजन में। राइस दिखाया है, मिलेट बाजरा नीचे वाले जहाँ पे पानी कम होता है, राइस दिखाया है जहाँ पे ये गंगा दोआब ये सारा एरिया है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। ओके, स्टेट 24% GDP comes from the agriculture sector, and state of UP not only fulfills the need of the state but also significant chunk in the staple crop to the country also. Question number 8. Explain the different types and works of the disaster management. ठीक है, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एकदम फेवरेट टॉपिक है मेंस का, तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट डिफाइंड एज द range of the activities designed to maintain control over the disaster and emergency situation to provide a framework for helping person at risk to avoid or recover from the impact of the disasters. Stages of the disaster क्या हैं? प्री डिजास्टर, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस चाहिए। अच्छा, पोस्ट डिजास्टर क्या है? रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकॉन्स्ट्रक्शन, रिकवरी और लर्निंग, ये आपका पोस्ट डिजास्टर है, ठीक है। It deals with the situation that occur prior to, during, and post disaster. It involves continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating, and implementing measures. Indian government, after Bhopal gas tragedy in 1984 and tsunami in 2004, changed its strategy from protective and curative to preventive measures to mitigate effect of the disaster occurrence and enacted Disaster Management Act 2005. देखो प्री डिजास्टर क्या है? प्री डिजास्टर फेज एक्टिविटीज़ इंक्लूड रिस्क मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग प्लान्स एट ऑल लेवल, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, मॉक ड्रिल्स ऑफ द वेरियस फोर्सेस, NDRF, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग. इट सपोर्ट फास्टर शेयरिंग ऑफ द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, रिसोर्स मैपिंग एंड मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट. ओके, दूसरा ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर फेज, रिलीफ एंड रेस्क्यू, evacuation and community kitchen, temporary rehabilitation and intermediate shelter, reconstruction and recovery, compensation and build back better initiative. Learning from the past experience, Sendai framework calls for community mobilization as one of the significant strategy under the disaster management. Okay. Question number 9. What is meant by the insurgency? Explain. देखो इंसर्जेंसी मतलब ये कुछ टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं. इंसर्जेंसी का भी टॉपिक लगभग आता ही है, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए जितने भी मेंस दे रहे हो. इंसर्जेंसी इज ए रिबिलियन अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एथनिक कम्युनिटी फील्स दैट they are not properly represented. There is a sense that their interests have been neglected and this give rise to violent movement. Okay? देखो इंसर्जेंसी मतलब कई तरीके से दिखा सकती हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है.
In India, northeast area is facing issues of the insurgencies. Various ethnic groups demand separate state and does not believe in existing democratic setup. Few insurgent group includes Naga National Council head by A.Z. Fijo, National Socialist Council of the Nagaland for separate demand of the Naga state. Mizo National Front demand independence for the Mizoram in 1966. United Liberal Front ऑफ असम उल्फा जिसको बोलते हैं, बोडो लिबरेशन टाइगर्स नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड। ठीक है, देखो इंसर्जेंसी तो है लेकिन इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रेजेंट पेस ऑफ द डेवलपमेंट, रीजनल इशूज, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग ऑफ एलिनेशन, अदरनेस ड्यू टू गैप एट नेशनल लेवल एंड सब्सिक्वेंट रेशियल डिफरेंसेस, मिलिटेंट्स इन दियर फॉर्मेटिव ईयर्स voiced genuine grievances of the people such as poor governance, elevation, lack of the development and apathetic attitude from the government। मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया एक तरीके से। ठीक है, इफेक्ट क्या है देखो, ये तो रीजन था, इसका इफेक्ट क्या है। इंसर्जेंसी, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्टेबलाइजिंग द नॉर्थ ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म स्टार्ट, अफस्पा मतलब आर्म्ड फॉर स्पेशल पावर एक्ट, रिसेंट कंट्रोवर्सी नागालैंड 2022। ठीक है, ए लार्ज चंक ऑफ द फंड ऑन द मिलिट्री एक्शन, मतलब सोचो आपको अपने लोगों के खिलाफ ही मिलिट्री लगानी पड़ती है, कितनी बुरी बात है भाई। आप जो आपके देश के लोग हैं जिनका खुद का सादा राइट होना चाहिए, आप उनके खिलाफ आदमी और मिलिट्री लगाते हो, कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। सोल्यूशन टू इट क्या है, मोर इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, डोनर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बनाया गया है इसको, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन ट्रू स्पिरिट। ठीक है, मतलब लेटर और स्पिरिट दोनों में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं जो रिटर्न में उतने ही हो, आप मन से करो उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, डिसबैंडलिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड फुलफिलिंग द जेन्युइन डिमांड ऑफ द पीपल, सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ द अफस्पा। ठीक है, फोकस ऑन द मॉडर्नाइजिंग सिविक police, last mile integration, robust orders। okay, recent Bodo Accord 2020, Tripura Peace Accord 2019, proactive measure of the government towards development of the northeast surely removes the glooming picture। okay, question number 10, role of the media and social networking is the important in internet security। ठीक है, एनालाइज करना है। ठीक है, देखो मीडिया और सोशल नेटवर्किंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे ऐसे टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब नॉट हर साल बट बीच बीच में आते रहते हैं। मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक, मैक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, ट्विटर आर वेब आर मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल आर एजेंसी टू कम्युनिकेट। इवन मीडिया इज considered as fourth pillar of the democracy. They are facilitator of the exchanging information across the world among the people too। Positive role of the media क्या है, dissemination of the information for better governance, bring stability during the crisis of COVID-19, act as the agent of the social change। देखो सोशल चेंज के एजेंट में मीडिया प्रेजेंट टाइम में समझ लो एक तरीके से टॉप पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्रू इन्वेस्टिगेशन दे ब्रिंग केसेस ऑफ फ्रॉड, करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम so that respective authority could take appropriate steps, channelizing the problems of the commoners to government and thereby help in the preventing violence and protest। Negative impact देखते हैं, question over the authenticity of the information, false news brings disaster in terms of the mob violence। Yellow journalism, ठीक है, act inappropriately sometimes during crisis, एग्जाम्पल के लिए मुंबई अटैक्स। देखो निगेटिव सोशल मीडिया के आपको इतने सारे पता है कि मतलब बड़े आराम से लिख सकते हो, और आपको जो भी याद आ रहा है निगेटिव सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप सारा कुछ यहाँ लिख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2013 said information via social media is among emerging crisis। These platforms are often used for debating issues। ठीक है, कंक्लूड करेंगे। In a globalized society, media becomes a lethal weapon against the enemy and the popular as well। Information is an element of the software, is a strategic instrument within the context of the grand strategy।
देयर शुड बी जुडिशियस यूज ऑफ द मीडिया सोशल नेटवर्किंग। ओके, अब देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के हैं और 200 वर्ड में आपको इनको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान देना, वो बता देता हूँ। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से रेडी रखिए। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। इसमें जनरली 2 चीज़ें पूछी जाती हैं आपके सेक्शन बी में। तो इंट्रोडक्शन में आपको 20 to 30 वर्ड लिख सकते हो। सेम कंक्लूजन में भी 20 to 30 वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, कोशिश हमेशा करना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक दूसरे से लिंक हो। ठीक है, बॉडी पार्ट में 150 वर्ड प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, +-10, लेकिन कोशिश करिएगा वर्ड लिमिट क्रॉस मत करिएगा। ये आपका 1 to 1.5 मार्क्स में चेक होगा, ये भी 1 to 1.5 मार्क्स में चेक होगा, ये आपका 9 मार्क्स के आसपास चेक होगा। ठीक है, ये कंपोजिशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डिफाइन मेन टॉपिक से करना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, या फिर इससे रिलेटेड कोई डेटा आपको याद आ रहा हो, इसका कोई बहुत बड़ा यूज हुआ हो इससे रिलेटेड, तब आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। AI is a constellation of the technologies that enable machines to act with the higher level of the intelligence and emulate the human capabilities of the sense, comprehend, and act. A task force on the AI for India's economic transformation constituted in 2017. It has recommended an inter-ministerial national artificial intelligence mission to act as a nodal agency for coordinating AI-related activities in India. Industrial Revolution 4.0 calls for a AI in India. In 2020, Government of India, along with the industry and academia, hosted RACE 2020, Responsible AI for Social Empowerment. Okay, 5-day global virtual summit on the AI. Niti Aayog has been entrusted with the task to prepare the framework on the AI for India. Accordingly, Niti Aayog has published the National Strategy for AI, wherein it identified 5 core areas for the application of the AI. Okay. नेक्स्ट आगे इसी में 5 कोर एरियाज AI क्या है, मतलब देखो आपके जितने इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं आप हर जगह पे AI का यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको लिख दीजिए, जैसे कि हेल्थ, इंक्रीज्ड एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, enhanced farmer income, increased farmer productivity, reduction of the wastage, smart mobility, transportation, smarter and safe modes of the transportation, better tariff and congestion problems, smart cities and infrastructure connectivity, education में improved access and quality of the education. Okay, आगे देखेंगे harnessing startup in AI and tapping the Indian potential as analysts predict the AI could add up to approximate 957 billion USD to India economy by 2035. Responsible AI for the youth to empower students in India with appropriate new age tech knowledge and relevant AI skills. ठीक है, to tap AI for the socio-economic issues and place India at global level in AI. Enhancing electronic market in India, robotics. Recently, conclude करते हैं यहाँ से. Recently, India has joined the other nation to create global partnership on AI, GPAI, for responsible development, use of the AI. AI is surely going to transform lives and will give solution in all spheres. On the strength of the data innovation power, India can become the AI laboratory of the world. ठीक है, फिलहाल तो कई सारे जो AI प्लेटफॉर्म है उसमें इंडिया पीछे लैग कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रोक बन गया, जेमिनी बन गया, चैट जीपीटी बन गया, इंडिया में ऐसा कोई अभी मेजर डेवलपमेंट हुआ है नहीं, ये जो कि सच है। क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम मैंने बताया ना अभी कि इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे इंटरनेट हो गया, डिजिटल इंडिया हुआ, साइबर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, रिपीटेड, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है ना कि साइबर क्राइम के फॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में साइबर क्राइम होता जा रहा है। ठीक है, अब हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द साइबर क्राइम। पहले व्हाट ये बताना है, देन कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ये बताना है। Any illegal behavior directed by the means of the electronic operation that targets the security of the computer system data processed by them। ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट हैज डिफाइंड साइबर क्राइम्स इन डिटेल्स। ठीक है, टू मेन टाइप ऑफ द साइबर क्राइम क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट कंप्यूटर्स, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर। ठीक है, दो टाइप के, मतलब ये मेन है, मतलब जो कंप्यूटर को ही टारगेट करते हैं, और दूसरा वो कंप्यूटर के मीडियम से लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग ऑफ मालवेयर, इलीगल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, साइबर क्राइम्स इंक्लूड मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ऑफेंसेस एंड द क्राइम रिजल्ट इन डैमेज टू पर्सनल कंप्यूटर और गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द साइबर क्राइम क्या है, देखो मल्टीपल एग्जाम्पल आप बिना देखे लिख दोगे, जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग, स्पैम, स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी बना ली, जैसा मतलब आजकल चल रहा है ना कि मतलब फेसबुक आपका हैक करके आपकी फ़ोटो लगाकर आपके लोगों से, आपके दोस्तों से पैसे मांगना। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, मतलब सेक्स का यूज करके उसको एक्सटॉर्शन करना, सेक्सटॉर्शन। डेटा ब्रीच, ठीक है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि आपने मोबाइल पे गलत मतलब गलत वीडियो देखी है, उसके बेस पे आपसे पैसे ऐंठना। ठीक है, ऐसे केस मतलब बेसिक आप सोचिए आपके आसपास क्या दिक्कत है, बस वही सारा लिखना है। वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, डिनाइल ऑफ द सर्विसेज, फार्मिंग। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत मतलब ये तो बहुत पहले से इशू, बट साइबर क्राइम आने के, साइबर मतलब डिजिटलाइजेशन आने से ये बढ़ गया है। कंप्यूटर हैकिंग, बैंकिंग फ्रॉड, सिम स्वैप स्कैम, रैंसमवेयर। ओके, ये सारी दिक्कतें हैं। साइबर बुलिंग, फॉर्म ऑफ द हरेसमेंट बाय यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। अब देखो इनमें जो आपने बताया इनमें कुछ एक्सप्लेन कर दो। थ्रेट टू रिवील ऑब्सीन मटेरियल बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, बैंकिंग फ्रॉड, डिमांड ऑफ द क्रेडिट ATMs आर बैंकिंग डिटेल्स इन ए डिसीटफुल वे। रैंसमवेयर, infusion of the malware and data blockade, thereby demanding ransoms to get device decrypt. Spoofing, appearing original but actually fraud। ठीक है, how can we protect against cyber crime, कैसे, we can protect ourselves from these crimes by remaining alert। ठीक है, देखो सिंपल है यार, मतलब अलर्ट रहकर ही कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब उसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। बाकी एक बार इनके देख लेते हैं क्या क्या है। यूज पासवर्ड शुड बी, आवर पासवर्ड शुड बी पावरफुल, नॉट ओपनिंग अननोन फाइल, लिंक आर स्पैम, ये हमेशा अवेयर कराया जाता है लोगों को। इंस्टॉलेशन ऑफ द एंटीवायरस, नॉट टू शेयर OTP आर बैंकिंग डिटेल्स, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ड्राइव, रिस्पॉन्सिबल साइबर टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग, हेल्पिंग अदर्स, reporting cyber threat to appropriate authorities, awareness of the existing and IT laws, robusting our critical infrastructure। ठीक है, कंक्लूड करेंगे। The cyber age provides both possibilities and challenges. We need to remain intact with positive use of this technology and report the crime, and we should increase digital literacy for not getting victimized of these cyber crime। Okay. Question number 13, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कितना इंपॉर्टेंट, हर साल इससे भी क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स। ओके, देखो आंसर स्टार्ट करेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज फ्लैगशिप program of Government of India launched in the year 2014 with an intent to make in India manufacturing hub, attract foreign companies to invest in brand India, significantly increasing and contribution of the manufacturing up to 25% of the GDP by 2022, creation of the new job। अब तो टारगेट भी मतलब ईयर भी बीत गया। फोकस ऑन द स्किलिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, since India is a hub to youth population and in order to tap the potential of the young demographic dividend,
and commencement of the Industrial Revolution 4.0 arised an urgent need to upskilling, reskilling, and skilling of the Indians. Recently, in 2019, Government of India subsumed various labor laws into 4 labor code. ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3, ठीक है, 4 labor code to rationalize the labor code and labor reforms to cater the present need of assured social safety cover along with impetus to industrial sector. Yes, the Skill India and radial labor reforms is responsible for the success of the Make in India. अब देखो आर्गुमेंट इसके फेवर में क्या है, स्किलिंग पॉपुलेशन इज मोर एक्टिव एंड कैन डू रेंज ऑफ वर्क्स टू मीट प्रेजेंट सिचुएशन. It favors and caters the need of the employment and trends in the industry at present scenario. Labor reforms help in flexible working and ease of doing business, thereby increased population. Unskilled population cannot work in all spheres and requires a basic training to start some kind of work, thereby further delay in production. Overwhelming powers to labor union sometimes lead to deadlock between employee and employer, for example, strike. Hence, the present need is to increase Indian economy at new pedestal, along with the creation of the demand, generation of the employment, and dissemination of it. Fruits to all the National Skill Development Corporation (NSDC) is nodal agency for the skill relating training in India. Recognition of the prior learning is a right scheme on this direction. Actually, RPL की स्कीम चल रही है, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. एग्जामिन, क्या एग्जामिन करना है, इम्पैक्ट ऑफ द न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द 2021 बजट ऑफ द यूपी ऑन सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ स्टेट. अब ये क्वेश्चन GS 6 में आएगा, ठीक है, GS 6 में आएगा क्योंकि यूपी का स्पेशल पेपर अलग होता है. ओके, देखो ये डायरेक्टली बजट से क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली बजट से जो प्रेजेंट टाइम का बजट होगा उस टाइम का बजट जो आप पेपर दे दो तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आने के चांस देंगे, ठीक है. यूपी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड बजट ऑफ द साइज अराउंड, मतलब जो भी डिटेल करोड़ इन द ईयर 2021, ठीक है. सोशल स्कीम 1200 करोड़ एलोकेटेड अंडर द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना टू हेल्प द BPL फैमिलीज टू मैरी दियर डॉटर्स, ठीक है. युवा स्कीम, युवा हब इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. इट इज proposed to encourage youth to work as apprentices in industry by providing them apprenticeship along with monthly stipend of 1000 crore allocated for it. युवा उद्यमिता विकास योजना, ठीक है. रेस 3 करोड़ फॉर साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्कीम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन. नेशनल न्यूट्रिशन ड्राइव इनिशिएटिव टू फाइट माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट. स्ट्रेंथनिंग स्टेट गवर्नमेंट hospital, health care system and fight against the COVID-19. To promote higher education, 3 new universities, Saharanpur, Azamgarh, Aligarh, UP Police Forensic University was also proposed economic sector. ठीक है, अब इकोनॉमिक सेक्टर में क्या है, सेटिंग अप सोलर पार्क्स, टारगेट टू जनरेट 0.7 गीगावाट सोलर पावर बाई 2022. फोकस वॉज गिवन ऑन मेकिंग हाईवेज, गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, अब तो ये बन भी गए हैं, ठीक है. टू डेवलप जेवर एयरपोर्ट, ये काफ़ी हद तक फिनिशिंग स्टेज पे है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या एज टूरिज्म स्पॉट एंड डेवलपमेंट अयोध्या एयरपोर्ट. सेटिंग अप कल्चरल सेंटर एट वाराणसी टू बूस्ट टूरिज्म, ठीक है. प्रोविजन ऑफ द रेस्ट, मतलब अमाउंट 250 रुपीज़ करोड़ फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट टू हेल्प MSME सेक्टर. मिशन शक्ति, ठीक है, 2022 holistic scheme dedicated with objective of the safety, dignity and self-reliance of women population in the state. अब conclude करेंगे. In year 2020-21, state has been severely affected by COVID waves and lockdown. Still, government machinery worked hard to help the people of the state, and through these schemes, government helped the people of the state realize their minimum standard of the living. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. एग्जामिन द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है. देखो अगेन, मतलब
ये जो 12 नंबर क्वेश्चन होते हैं इनमें जनरली दो चीज़ पूछी ही जाती है। पहला क्या है बताना है, दूसरा वेरियस स्टेप्स टेकन वो बताने हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू OECD एम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल आर above a specified age not being in paid employment are self unemployment but currently available for the work during the reference period। ठीक है, मतलब लोग काम करने के लिए रेडी बट उनको काम नहीं मिल रहा है, यही अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर्ड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एज ए परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स। In May 2023, the current unemployment rate in India is around 8%। ओके, देखो टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, तो कई टाइप के हैं, हो सकता है आपको सारे ना याद हो, आपको जो भी याद हो दो तीन आप उसको लिख सकते हैं। देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये, इट इज़ ड्यू टू बिजनेस साइकिल ऑफ द रिसेशन, एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 जॉब्स गेट वेनिस्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनेबल टू फाइंड वर्क ड्यू टू पर्टिकुलर सीजन, एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर लेबर। जो एग्रीकल्चर लेबर हैं जब क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम तब तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बाकी 2 से 3 महीने वो खाली बैठे रहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टाइम स्पेंड बिटवीन जॉब्स टू जॉब्स बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडिविजुअल। डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, पर्सन डज नॉट गेट ए जॉब एज पर हर कैपेसिटी, एग्जाम्पल के लिए PhD होल्डर अप्लाइंग फॉर सफाई कर्मचारी। मतलब क्या है कि आप अब प्रेजेंट टाइम में भी देख लो कि मतलब आप ग्रेजुएशन PhD सब कुछ करके बैठे हो लेकिन आपको जॉब ही नहीं मिल रही, और जॉब जो मिल भी रही है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट मैजेस है। आपने PhD कर रखा है बट आप 10th MTS की जॉब कर रहे हो, ठीक है, 10th क्लास लेवल की, तो भाई आपके PhD करने का क्या फ़ायदा, आप तो MTS की जॉब कर रहे हो, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयड तो हो बट मतलब एज पर क्वालिफिकेशन नहीं हो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू स्किल गैप आर ड्यू टू इनिशिएटिंग सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द इशूज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्किल इंडिया मिशन 2014 to import skill to youth, it includes skilling, reskilling and upskilling. Startup India program to help new enterprises in India. Make in India 2014 to boost manufacturing sector and generate employment. Revival of the MSMEs through seed fund scheme. Okay. More focus on the MG Narega scheme to cater the need of the rural youth. New education policy 2022 to cater the need, focus on the vocational education. Industrial Revolution 4.0 to boost job in IT sector. PLI scheme for sunrising sector, example food processing industry। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर मान लो आपने कुछ प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट किया है तो मतलब आपको प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, जितना अच्छा आपको प्रोडक्शन रहेगा उसी हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। New IPR policy 2016 to boost innovation and jobs in India. Focus on agriculture sector and aim to make agriculture as profitable venue. Conclude करेंगे, skilling of youth and confidence among youth is need of the time. We need holistic effort to tap the potential as India being one of the country of large young people and demographic dividend. Okay. Question number 16. Discuss the growth of the major industries in UP and highlight its various challenges. Okay. Manufacturing secondary sector contributed nearly 25% to state GDP in Uttar Pradesh. Okay. अब ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया GS पेपर 6 में आएगा, आगे पीछे बता चुका हूँ इसको कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड वो जनरली GS पेपर 6 में पूछे जाते हैं, जो कि यूपी का स्पेशल पेपर है। तो मतलब इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने के क्या तरीका है कि कंट्रीब्यूशन यूपी का कितना मैन्युफैक्चरिंग में, सारे डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। आवर स्टेट्स हैज़ मेनी एवेन्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केट एंड कंक्लूसिव फैक्टर्स हेल्प इन इंडस्ट्रियल सेक्टर टू गेट बूस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्री इन द स्टेट। द न्यू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द यूपी offers stability to present industries and prepare a policy to attract the new investor in the state.
मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट, एग्रीकल्चर क्या बेस्ड इंडस्ट्रीज है, शुगर कैन इंडस्ट्रीज। देखो जो अभी क्या है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं? शुगर कैन इंडस्ट्री, यूपी इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन। मेजर सेंटर मेरठ सहारनपुर तराई रीजन। हैंडलूम इंडस्ट्री क्या है, कहाँ है? कानपुर मानचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ये तो मतलब आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन एंड शादी, कॉटन मिल्स ऑफ एट आगरा, कानपुर, मेरठ, बरेली, ठीक है, बनारस, लखनऊ, चिकन, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है, सात सिल्क, मलबरी प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, अदांडू सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री क्या है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर बिंग हब। उसके बाद पेपर एंड पल्प मुजफ्फरनगर। जूट इंडस्ट्री गोरखपुर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज। मेटल अटेंसिल वाराणसी, फर्रुखाबाद एंड मिर्ज़ापुर, ठीक है। देखो हाँ, ये मैं कह रहा था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो यूपी का इमेज जरूर बनाइए, ठीक है। उससे आपका मार्क्स हमेशा इनहेंस होगा, ठीक है। सिंपल है बनाना यूपी का नक्शा, ठीक है, ठीक है। ऐसे करिए, ऐसे करिए, जहाँ से ले ले तो, ठीक है, यूपी का मैप हो गया, ठीक है। अब जैसे शुगर कैन इंडस्ट्री ऊपर साइड दिखा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास का दिखा दो, लेदर और क्लॉथ फर्टिलाइजर ये लखनऊ कानपुर के आसपास दिखा दो, सिल्क थोड़ा सा फतेहपुर प्रयागराज इस एरिया में दिखा दो, ठीक है। मिर्ज़ापुर मेटल के लिए दिखा दो, वाराणसी मतलब क्लॉथ और मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर गोरखपुर यहाँ दिखा दो, ठीक है। तो ऐसे बेसिक चीज़ आप दिखा सकते हो, इससे आपका ना 1 नंबर बढ़ जाता है, पूरा 1 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, सामने वाले से। और ट्रस्ट करिए, जितने पेपर दे रहे हो ना सब नहीं बनाते हैं इसको, क्योंकि सबको उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप बना पाओगे। चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या है? मेनी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर एट लॉस, नीड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन, नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स टू रिवाइव स्टिक industries. Bundelkhand and Purvanchal need more focus to avoid regional disparities. Shocked by the COVID-19 stoppage in production center, need to focus on sunrise sector like food processing, IT. Revival of the MSMEs is need of them. Need to establish a fund and support the MSME. Question number 17 क्या है? Discuss the impact of the lockdown on Indian economy and revive the budgetary strategy for combating the recessionary trends in economic during this period. ओके, पहले तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट बताना है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का लॉकडाउन था तो उसका इम्पैक्ट पूछा गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेवेंट कम है, ठीक है। लाइक द अदर कंट्री, इंडिया टू फेस्ड द बैटल ऑफ द कोविड-19. Absence of the any vaccine at the time forced us to adopt a single measure, so called lockdown strategy, to combat fatalities and spread of the virus. India went 5 phases lockdown to keep virus out. This led to various impact on Indian economy. ठीक है, जैसे Indian GDP growth had crashed around 23.9% and Indian GDP sank 7.3% in 2020-2021. Manufacturing nearly 18.6%, service 18.8% sector witnessed negatively growth, while agriculture sector witnessed nearly 3.3% annual growth during the lockdown. एक्चुअली इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, या रूरल इकोनॉमी है, ये इंटरनल इकोनॉमी है, एक तरीके से इंटरनल उस पर है, तो बहुत ज़्यादा आउटसाइडर का इफेक्ट होता ही नहीं है। Export declined by 5.8%, imports by nearly 11.3% in second half of the financial year this. ठीक है, India was the only country among the emerging market to receive equity FFI inflow in 2020. For example, reserve increased up to $550 billion USD due to over occurrence of the virtual summit and diplomat visits. Employment rate in urban areas rose to 20.9% during mid 2020. Mass exodus of the labor migrants, loss of the million jobs, glitch on the economic scenario forced million to path of the poverty. ये सबसे बुरी चीज़ थी, मतलब लोग लाइन से चले जा रहे हैं, मतलब पैदल चले जा रहे थे अपने गाँव। टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, सिविल एविएशन, नियर स्टेट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर
Automobile sector witnessed decline in the production. India's fiscal deficit for 2020-21 zoomed to 9.5% of the GDP as against 3.5% projected earlier. Budgetary strategy to path after recovery. क्या strategy थी इनकी? Government promised to achieve a fiscal deficit of the 4.5% of the GDP by 2025 and 26. Government made the plan to achieve the same by effort of the states and center. Expansionist policy was adopted to create demand. Infusion of the fund was done in scheme like National Monetary Pipeline, Atmanirbhar Bharat. Okay. 36,000 crore was allotted to roll out world's largest vaccination program in January 2021. Moratorium of the RBI to SMEs led to faster recovery by proactive measure leading to V-shaped रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, वी शेप क्यों? ये कहा गया कि भाई पहले मतलब इकोनॉमी डाउन होगी फिर अचानक से ऊपर चली जाएगी, लेकिन एक्चुअली वी शेप नहीं, इकोनॉमी के शेप रिकवर की. ठीक है, मतलब कोरोना के बाद कुछ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ऊपर गई और जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो बहुत तेज़ी से नीचे गए, तो इसका रिकवरी के शेप था, नॉट वी शेप. ठीक है, बट आरबीआई क्लेम करती है वी शेप, बट स्ट्रेटजिस्ट बताते हैं के शेप. जीएसटी कलेक्शन रिमेंड ऑल टाइम हाई एंड इंडिया रिसीव्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस. ठीक है, इन्होंने कंक्लूड प्रॉपर नहीं किया, तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी क्वेश्चन कंक्लूड अच्छे से करिए, वो आपके 1 मार्क्स को एक्स्ट्रा देता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. टेररिज्म एंड करप्शन हिंडर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द एनी नेशन, क्रिटिकली एग्जामिन. ठीक है, अब देखो टेररिज्म का क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन, करप्शन, ये सारे मतलब थीम यही है भाई, यही तो चैलेंज है ना, यही इशू है. तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं गया तो कहाँ से आएगा? ये सब तो पूछा ही जाएगा. टेररिज्म रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑफ थ्रेटनिंग एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर. इट इज इनह्यूमन एक्ट डन विद एन इंटेंट टू डिस्ट्रॉय नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. एग्जाम्पल के मुंबई अटैक 2008. ठीक है, आप पहलगाम का भी जिक्र आप कर सकते हैं, पहलगाम अटैक. ठीक है, अभी लास्ट है 2025 का. वाइल करप्शन रिफर्स टू मिस यूज आर misconduct of given authority for sake of the fulfilling the narrow interest. Corruption has authority plus discretion without any accountability. ठीक है, corruption and act of terrorist supplement each other. For example, black money created by corrupt means often used to finance terrorism act, while terrorists also promote corruption. ठीक है, पाकिस्तान sponsored terrorism lead to feeling of separatism among people of JNK, leading to destabilizing Northwest India. Northeast insurgency is also caused by the financing of such act by corrupt means. How both events are threat to internal security? कैसे हैं? Black money destabilize the internal economy. Terrorist act destroy social fabric and create an environment of insecurity. Corrupt practices sometimes lead to threat to security of the critical infrastructure. Corruption is mainly responsible for organized crime in our economy. Okay, corruption in policy implementation lead to failure of the policy and sometimes protest and violence. At present, Indian security is marked by external terrorism, internal termite named corruption, and these two acts compromise the security and sovereignty of our country. Our country is fighting wars on the two front against the two enemies: e-governance and code of conduct, 3 stringent law, foreign contribution regulation, intelligence, certain मतलब modern facilities at borders, and surgical strikes are some of the strategy and initiative to tackle the issues. There is a rising need to mobilize the effort of the community, NGOs, government to achieve the peaceful, justified society. Okay. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. डिस्कस द काइंड एंड फंक्शन ऑफ द सिविल डिफेंस. ठीक है, सिविल डिफेंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है. हाउ मच इट इज इफेक्टिव इन यूपी. तो सिविल डिफेंस अभी तो प्रेजेंट टाइम पूरे इंडिया में है. ठीक है, अब यूपी के रिस्पेक्ट में बात करें. सिविल डिफेंस आर सिविल प्रोटेक्शन इज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजास्टर आर इट इज डिजाइन टू deal with the immediate condition and protect public and restore
vital services and facilities that have been destroyed or damaged by the disaster. Civil Defense Act ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट पास्ड इन 1968, बहुत पुराना है, ठीक है. इट आल्सो अथराइज द रेजिंग ऑफ द सिविल डिफेंस कॉर्प्स फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिविल डिफेंस. 2009 amendment include disaster management as an additional role of the civil defense corps while retaining its primary role. Apart from carrying out training and rehearsal, demonstration of the civil defense measures during peacetime, civil defense volunteers are also deployed on a voluntary basis in various constructive nation-building activities, which include providing assistance to administration in undertaking social and welfare schemes, in preventing and mitigating the natural and man-made disaster, as well as in post-disaster response and relief operation. ठीक है. फंक्शन ऑफ द सिविल डिफेंस क्या फंक्शन करता है? बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. जैसे आपने डीटीसी की बसों में देखा होगा ना दिल्ली में, सिविल डिफेंस को ड्यूटी करते हुए. फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू डिजास्टर, एब्ज्योर वायलेंस एंड पीस रिस्टोरेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, क्लोज cooperation with NGOs and civil society organization, helping administration, maintaining stability in society. Home guards, Nagar Samitis, NCC, Scout Guide, Cadet, civil society organization, fire services corps, etc. are part of the civil defense. Civil defense organization in UP are very much active. 40 units across different districts of the state. They are active during major festival of the state, services during COVID-19 in the form of community kitchen, and various Nagar Samiti get activated as per needs of the state. They work in close cooperation with the administration to maintain peace and stability. They respond immediately to any crisis as they are being trained by state police establishment. Okay. Question number 20. Describe about Cyberdome, explain how it can be useful in controlling internet crimes in India. देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं. पहला तो आपको साइबर डोम को एक्सप्लेन करना है, दूसरा एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे साइबर क्राइम को, इंटरनेट क्राइम को कंट्रोल करता है. ठीक है. तो देखो साइबर क्राइम, साइबर डोम, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनल मतलब डिजिटल इंडिया, साइबर थेफ्ट, ये सब इम्पोर्टेंट थीम है, आपको रेडी करके रखना है. साइबर डोम इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर केरला पुलिस. ठीक है. टू मीट द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज इन द डिजिटल एरा ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लेटेस्ट चेंज एंड इनोवेशन in cyberspace and skill set development of the Kerala Police in combating the emerging cyber threats. It envisaged as collaboration center for both the public and private fraternity to converge and share information as well as resources that will escalate safety of the cyberspace. How Cyberdome can control internet crime in India. देखें कैसे करता है. ऑनलाइन मॉनिटरिंग, regular monitoring of internet platforms including social media to look possible crimes. ठीक है. This will prevent miscreant from indulging in crimes on internet due to fear of getting caught. Dedicated expert, technical expert like ethical and internal internet influence help in prevention. Better coordination, involvement of the various intelligence agencies increase scope of the project success. Academic participation कैसे? Various academic and teaching institutions are also part of the extended project. The academic will be trained to teach internet ethics and they will taught how to report mischiefs of cyber crimes. Hence, Cyberdome project reflect the large possibility to counter the existing cyber threat, upgradation of police dedication agencies, cyber literacy will surely expand the utility of this project. If its fruits become successful, this model will surely adopt by other Indian state. एक्चुअली केरला पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. अगर ये सक्सेसफुल होता है तो नो डाउट अलग जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी इसको अडॉप्ट करेंगी. ठीक है. इसलिए साइबरडोम एग्जाम में पूछा गया आपके. इस तरीके से अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं.
यहाँ पे जीएस पेपर 3 के। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।